नमस्ते बच्चों। हमने अपने कक्षा 8वीं के इतिहास का पहला पाठ शुरू किया था, जिसका नाम है इतिहास के साधन। तो इसमें हमने इतिहास के साधनों के बारे में जानकारी ली थी। पहला साधन इतिहास का भौतिक साधन। आपको पता है इतिहास के साधन यानी क्या, कि जिन साधनों के वजह से हम तात्कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तात्कालीन घटनाओं की जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है, ऐसे साधनों को हम इतिहास के साधन कहते हैं। अर्थात इतिहास के अध्ययन के लिए जो साधन आवश्यक हैं, उन साधनों को इतिहास के साधन कहते हैं। इन साधनों में लिखित साधन है, भौतिक साधन है और दृश्य श्रव्य साधन है। इन साधनों का समावेश होता है। तो हमने इतिहास के साधनों में पहला देखा था भौतिक साधन, और उसमें भवन और वास्तु, इस इतिहास के भौतिक साधन की जानकारी हमने ली थी। अब हम शुरू करेंगे इतिहास का भौतिक साधन का ही दूसरा प्रकार, प्रतिमाएं और स्मारक। तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली नहीं थी, अर्थात भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस समय बहुत सारे प्रतिमाओं का, स्मारकों का निर्माण किया था। तो इन प्रतिमाओं के माध्यम से, इन स्मारकों के माध्यम से हमें तात्कालीन जो शासक हैं, इनकी जानकारी प्राप्त होती है। हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति, नेता, समाज सुधारक, इन सब की जानकारी हमें उनके स्मारकों के माध्यम से, उनकी प्रतिमाओं के माध्यम से होती है। आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उनकी प्रतिमाओं के नीचे उनका जन्म और उनकी मृत्यु की तिथि का उल्लेख होता है, और इस वजह से हमें उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि महात्मा ज्योतिराव फुले हैं, लोकमान्य तिलक, बाबा साहेब अम्बेडकर, इनकी प्रतिमाओं के माध्यम से हमें उनकी स्मृतियों की जानकारी मिलती है। शिवाजी महाराज हैं, शिवाजी महाराज के प्रतिमाओं के माध्यम से, स्मारकों के माध्यम से, किलों के माध्यम से हमें उनके इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से इतिहास के भौतिक साधनों में प्रतिमाएं और स्मारक, इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ पर एक ब्रैकेट में आपको दिया है कि क्या आप जानते हो। तो यहाँ पर पुणे का जो आगा खां पैलेस, ये एक महत्वपूर्ण वस्तु संग्रहालय है, जिसमें महात्मा गांधी जी की यादों को कैद किया हुआ है। इतिहास के अध्ययन के लिए ये वस्तु संग्रहालय बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी का स्मारक है ये आगा खां पैलेस में। उस स्मारक में महात्मा गांधी जी द्वारा उपयोग में लाई गई कई सारी वस्तुएं हैं, दस्तावेज़ हैं, ये हम वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, इसकी जानकारी हम ले सकते हैं, और इसके माध्यम से हमें महात्मा गांधी जी के बारे में जानकारी मिलती है। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका क्या योगदान था, इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो इस तरह से ये जो भौतिक साधन है इतिहास के, ये इतिहास के अध्ययन के लिए हमें महत्वपूर्ण होते हैं। तो इतिहास के भौतिक साधनों के बाद हम देखेंगे इतिहास के लिखित साधन, और इसकी जानकारी हम अपने अगले लेक्चर में लेंगे। तब तक धन्यवाद। नमस्ते बच्चों। हमने कक्षा 8वीं इतिहास का पहला पाठ शुरू किया था, जिसका नाम है इतिहास के साधन। तो इसमें हमने इतिहास के भौतिक साधनों की जानकारी ली थी, जिसमें भवन और वास्तु, इसके साथ साथ प्रतिमाएं और स्मारक, इन दो साधनों की जानकारी हमने ली थी। अब हम देखेंगे इतिहास का अगला साधन, लिखित साधन। आधुनिक भारत के इतिहास में लिखित साधनों में पत्राचार है, पत्रिकाएं हैं, फैक्ट्री रिकॉर्ड्स हैं, आत्मचरित्र, समाचार पत्र, चरित्र पुस्तकें, इन साधनों का समावेश होता है। तो इन साधनों के माध्यम से हम अपने आधुनिक भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तात्कालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन लिखित साधनों की जानकारी हम एक एक साधन के माध्यम से देखेंगे। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे समाचार पत्र और पत्रिकाएं। समाचार पत्रों के माध्यम से हमें उस समय की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं की जानकारी प्राप्त हो सकती है। समाचार पत्रों के माध्यम से हम किसी घटना का गहन विश्लेषण कर सकते हैं। विद्वानों की मत हैं, प्रतिक्रियाएं हैं,
संपादित लेख प्रकाशित होते हैं, तो इनके माध्यम से हमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। जैसे कि देखिए, जब भारत अंग्रेज़ों के साम्राज्य का एक घटक था, भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस समय की जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों की जानकारी उस समय के समाचार पत्रों के माध्यम से मिलती है। फॉर एग्जांपल अमृत बाजार, ज्ञान प्रकाश, केसरी जो कि लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किया था, दीनबंधु, ज्ञानोदय, ऐसे समाचार पत्रों के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, तत्कालीन घटनाओं की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इन समाचार पत्रों के आधार पर हमें अंग्रेज शासन भारत में किस तरह से था, अंग्रेज भारतीय लोगों पर किस तरह से अन्याय अत्याचार कर रहे थे और भारतीय लोग किस तरह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहभाग ले रहे थे और भारत को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास कर रहे थे, इन सब की जानकारी हमें उस समय के समाचार पत्रों में जो भी समाचार आए थे उनके माध्यम से मिलती हैं। तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में समाचार पत्र केवल एक समाचार पत्र नहीं था, बल्कि राजनीतिक जागरण का भी ये एक महत्वपूर्ण माध्यम था। सामाजिक पुनर्जागरण के साधन के रूप में समाचार पत्र की भूमिका यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी। आपको ये प्रश्न पूछा गया है, देखो स्वाध्याय में, तो उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको मिलेगा। समाचार पत्रों के माध्यम से विष्णु शास्त्री चिपलूनकर इन्होंने अपने निबंध माला, इसके साथ साथ लोकहितवादी अर्थात गोपाल हरि देशमुख, इन्होंने अपने साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर के माध्यम से शतपत्र द्वारा विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर भाष्य किया था, जनजागृति उन्होंने की थी। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और समाचार पत्र, इसकी जानकारी दी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो कि भारतीय संविधान के शिल्पकार माने जाते हैं, उन्होंने 1920 में जनवरी महीने में मूक नायक, ये जो प्रथम पाक्षिक पत्रिका प्रारंभ की थी, परंतु उन्हें अगला विद्यार्जन करने के लिए इंग्लैंड जाना था, इसलिए इस पत्र का दायित्व उन्होंने अपने सहयोगियों पर सौंपा और फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 1927 में बहिष्कृत भारत नाम का जो समाचार पत्र अर्थात पत्रिका उन्होंने प्रारंभ की थी। तो इसके माध्यम से उन्होंने सामान्य जनता को जगाने और उन्हें संगठित करने के लिए प्रयास किया था। बहिष्कृत भारत इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने जनता और तत्कालीन समाज है उसका पुनर्जागरण किया था। जनता और प्रबुद्ध भारत, ये दो समाचार पत्र भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस समय शुरू किए थे। तो इस तरह से अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से हम तत्कालीन घटनाएं, वहाँ की सामाजिक परिस्थिति, वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति, इन सब का अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए ये इतिहास के साधनों में एक महत्वपूर्ण साधन हम कह सकते हैं। समाचार पत्रों के साथ साथ ही अगला पॉइंट हम देखेंगे इतिहास के लिखित साधनों का, मानचित्र और प्रारूप। मानचित्र को भी इतिहास का एक महत्वपूर्ण साधन माना जा सकता है, क्योंकि देखिए मानपत्र के माध्यम से जो स्थान है उसके बदलते स्वरूप का हम अध्ययन कर सकते हैं। अंग्रेज़ों ने उनके शासनकाल में सर्वे ऑफ इंडिया, इस स्वतंत्र विभाग की स्थापना की थी। तो इस विभाग ने भारत के विभिन्न प्रांत हैं, विभिन्न शहर हैं, उनका वैज्ञानिक पद्धति से सर्वेक्षण किया और मानचित्र बनाया है। मानचित्र के साथ साथ विभिन्न जो वास्तु विशारद हैं उनके द्वारा बनाए गए वास्तुओं के प्रारूप हैं, वह भी स्थापत्य शास्त्र का विकास किस तरह से हुआ है इसकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल मुंबई पोर्ट ट्रस्ट विभाग के पास मुंबई का जो बंदरगाह है उसके प्रारूप से हमें ये जानकारी प्राप्त हो सकती है कि आज का जो मुंबई का बंदरगाह और
जब उसकी स्थापना हुई थी तब का बंदरगाह, इसमें कितना अंतर है। तो इस तरह से उस समय के जो वास्तु विशारद हैं और अभियंता हैं, उनके द्वारा बनाए गए जो ढांचे हैं अर्थात जो प्रारूप हैं, उनके आधार पर हम मुंबई महानगर का विकास किस तरह से हुआ इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से जो इतिहास का मानचित्र और प्रारूप, ये जो लिखित साधन है, इसके माध्यम से हम इतिहास के तात्कालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इतिहास का अगला साधन देखेंगे, मौखिक साधन। तो इतिहास के मौखिक साधनों में देखिए, लोकगीत हैं, पोवाड़े हैं, लोक कथाएँ हैं, स्फूर्ति गीत है, प्रसंग का वर्णन है, किसी व्यक्ति का लिया गया जो साक्षात्कार है, ओविया है, चक्की के गीत, नाटक, जलसे, कला समूह, इन सब मौखिक साधनों का समावेश इतिहास के मौखिक साधनों में होता है। तो इन साधनों से हम तात्कालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इतिहास के मौखिक साधनों में से पहला साधन है स्फूर्ति गीत। स्वतंत्रता आंदोलन के समय हमारे यहाँ के कई सारे कवियों ने स्फूर्ति गीत लिखे थे, स्फूर्ति गीतों का गायन किया था। तो इन गीतों के माध्यम से हमें स्वतंत्रता सेनानियों ने जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयास हैं उसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। स्वतंत्रता के समय हमारी स्थिति कैसी थी, हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का वर्णन इस गीतों में किया गया है और हमें अपने देश के स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा इन गीतों से प्राप्त होती थी। अगला है मौखिक साधनों का पोवाड़े। पोवाड़े, उसको हम कड़खा या फिर शौर्य गान भी कहते हैं, मराठी में उसको पोवाड़ा कहते हैं। तो पोवाड़ों के माध्यम से किसी घटना का अथवा व्यक्ति के कार्यों का वर्णन किया जाता है, उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में 1857 ये जो समय था, मतलब 1857 का जो समय था, उस समय का स्वतंत्रता युद्ध और उस युद्ध में विभिन्न क्रांतिकारियों ने दिया गया उनका जो योगदान है, इसका वर्णन, उनके शौर्य का प्रदर्शन, इनके आधार पर कई सारे पोवाड़े रचे गए हैं। इन पोवाड़ों का उपयोग जो है वह लोगों में चेतना और प्रेरणा निर्माण करने के लिए किया गया है। और स्वतंत्रता युद्ध के समान ही सत्यशोधक समाज द्वारा किया गया जो शोषित वर्ग का जागरण है, संयुक्त महाराष्ट्र का वर्णन है, संघर्ष है, इसकी जानकारी के आधार पर कई सारे पोवाड़े रचे गए हैं। फॉर एग्जांपल शिवाजी महाराज के कार्यों के बारे में भी आप देखोगे कि बहुत सारे पोवाड़ों के माध्यम से उनके शौर्य की कथाएं हमें सुनने के लिए मिलती हैं, उनके कार्यों की जानकारी हमें मिलती है। तो इस तरह से ये मौखिक साधन इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इतिहास के अगले साधन में समावेश होता है दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य साधन, मतलब जो हम देख भी सकते हैं या फिर सुन भी सकते हैं। तो इन साधनों का योगदान इतिहास समझने में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज वर्तमान समय में देखिए, वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर फोटोग्राफी है, ध्वनि मुद्रण है, फिल्म है, विभिन्न कलाएं हैं, इनका विकास हुआ है और इनके द्वारा निर्मित जो छायाचित्र अर्थात फोटो, रिकॉर्ड्स, फिल्मों का उपयोग इतिहास के साधन के रूप में किया जाता है। तो इन साधनों में पहला साधन हम देखेंगे छायाचित्र अर्थात फ़ोटो, किस तरह से हम इतिहास का साधन मान सकते हैं, इसके माध्यम से इतिहास की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम। छायाचित्र के माध्यम से आधुनिक भारत के इतिहास की हमें दृश्य स्वरूप में जानकारी प्राप्त होती है। विभिन्न व्यक्ति है, घटनाएं हैं, वस्तु है, वास्तु है, छायाचित्र के माध्यम से इनकी जानकारी हमें मिलती है। इनके फ़ोटो के आधार पर हम देख सकते हैं तात्कालीन
वस्तु कैसी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किले का छायाचित्र है, किसी व्यक्ति का छायाचित्र है, उस छायाचित्र को देखकर हमें उसका अंदाज़ा आता है, उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता, इसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। किसी छायाचित्र के माध्यम से व्यक्तियों तथा घटित प्रसंगों की दृश्य स्वरूप में हूबहू जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मध्य युग में व्यक्ति कैसे दिखाई देते थे अथवा घटनाएं किस किस प्रकार घटती थी, इसकी जानकारी छायाचित्र के माध्यम से उपलब्ध नहीं है। परंतु हम जो उस समय के चित्र देखते हैं वो कितने विश्वसनीय हैं, इसके बारे में हमारे मन में कुछ शंकाएं निर्माण होती हैं। पर आज के वर्तमान के समय में, आधुनिक भारत के इतिहास के समय में, हम जब तात्कालीन छायाचित्र देखते हैं, तात्कालीन छायाचित्रों के माध्यम से उन घटनाओं की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं और वो ज़्यादा विश्वसनीय है, ऐसे हम कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आधुनिक भारत के इतिहास में जब उस समय के जो समाचार पत्र होते थे, तो उस समाचार पत्र में जो भी छायाचित्र छपकर आते थे, वो जो घटनाएं चित्रबद्धित की जाती थी, तो उन घटनाओं के माध्यम से हमें तात्कालीन व्यक्तियों का पोशाक है, उनका रहन सहन है, उनकी सामाजिक स्थिति है, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है और वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय जानकारी होती है। इसलिए छायाचित्र ये विश्वसनीय इतिहास का साधन हम कह सकते हैं। अगला है दृकश्रव्य साधनों में ध्वनि मुद्रित अर्थात रिकॉर्ड्स। फोटोग्राफी की कला के भांति ही ध्वनि मुद्रण अर्थात रिकॉर्डिंग की तकनीकी का आविष्कार भी इतिहास के साधनों में महत्वपूर्ण माना जाता है। ध्वनि मुद्रित अथवा रिकॉर्ड्स इतिहास के श्रव्य स्वरूप के साधन है। श्रव्य यानी क्या, जिनको हम सुन सकते हैं, ऐसा साधन है। वर्तमान समय में नेताओं की, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जो बातें हैं, उनके द्वारा दिए गए जो भाषण हैं, गीत हैं, ध्वनि मुद्रित स्वरूप में वो उपलब्ध हैं और उनका उपयोग हम इतिहास के साधनों के रूप में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने जन गण मन ये जो राष्ट्रगीत है, अथवा सुभाष चंद्र बोस हैं, इनके द्वारा जो दिया गया वक्तव्य है, वो आज भी रिकॉर्ड्स के माध्यम में उपलब्ध हैं, वो हम सुन सकते हैं। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये आज भी उनके द्वारा दिया गया जो घोष वाक्य है, वो हम उतने ही स्फूर्ति से कहते हैं और हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है फिल्में, इतिहास का साधन। तो विभिन्न ऐतिहासिक फिल्मों के माध्यम से हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। 20वीं शताब्दी में फिल्मों का आविष्कार हुआ है। फिल्म के तकनीकी विज्ञान में बहुत ही सुधार आया है। 1913 में दादा साहेब फाल्के, इन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी, यानी उनके द्वारा फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई है। और फिर उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता युद्ध में दांडी यात्रा नामक आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कुछ फिल्में बनाई गई हैं और इन फिल्मों के माध्यम से हमें तत्कालीन घटनाएं किस तरह से घटी थी, कैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, कैसे महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, तो ये इन फिल्मों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए कि जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनके द्वारा जो किया गया आंदोलन है, ये हमें उनके जीवन पर आधारित बनाई गई फिल्मों के माध्यम से अधिक अच्छे से जानकारी प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से जो ऐतिहासिक फिल्में हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है इतिहास समझने में। तो इस तरह से प्राचीन और मध्य युगीन जो इतिहास है, उसकी तुलना में हम आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए बहुत सारे इतिहास के साधन उपलब्ध हैं। अर्थात आधुनिक भारत का इतिहास हम दृश्य, श्रव्य इन साधनों से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी अगर हमें लेनी है, तो अभिलेखागार हैं,
उसमें सुरक्षित रखे हुए बहुत सारे लिखित साधन हैं। इन साधनों से हम उन घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और भारत तथा भारत के बाहर का इतिहास हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से इतिहास के इन साधनों का संरक्षण हमें करना चाहिए। ऐतिहासिक साधन हैं वो हमारे इतिहास की धरोहर को सुरक्षित रखता है, इतिहास की जानकारी हमें देता है। तो इस तरह से अपना यह जो पाठ है वो पूर्ण हुआ है, इतिहास के साधन। तो इसका स्वाध्याय हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।